अब शुरू होता है चैप्टर 957 गेटिंग टू नो ईच अदर। जजमेंट कार्ड देखकर शियो चौंक गई। ये मेरी उम्मीदों से बिल्कुल मेल खाता है, उसने कहा। ग्रे फॉग के भीतर बैठा द फूल सिर हिलाते हुए धीरे बोला, गैदरिंग यहीं होगी, सोमवार की दोपहर 3 बजे बैकलन टाइम। तैयार रहना। गैदरिंग में तुम्हें इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मूलाज और नॉलेज एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा। तुम चाहो तो कुछ प्राइस देकर मिशंस भी दूसरों को सौंप सकते हो। शियो ने एक पल विचार किया और फिर समझकर सिर हिलाया। जी मिस्टर फूल। ठहराव के बाद टेबल के उस सिरे से एक आवाज आई, तुम उस फोर्स से करप्ट होने से पहले क्या कर रही थी? हम वाकई करप्ट हो गए थे। शियो ने खुद को संभाला और फोर्स के साथ की अपनी एक्सप्लोरेशन पूरी तरह से सुनाई, खासकर उस ब्रॉन्ज डोर का नाम जिसका नाम डोर ऑफ ब्लैकनेस रखा गया था, और कैसे गार्ड्स करप्शन की वजह से रेत बन गए थे। मिस्टर फूल ने हल्का सा सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, उस एंशंट कासल में तब तक मत जाना जब तक तुम सीक्वेंस 4 तक न पहुंच जाओ। अब तुम्हें लौटना चाहिए। शियो उठी, रिलीजियस रिचुअल्स के अनुसार बोली, योर विश इज माई विश, और जैसे ही वो बोली डार्क रेड रंग घिरा और सब गायब हो गया। वो देखती रह गई कि वो असल दुनिया में एक मोटे पेड़ के सहारे झुकी हुई है। अचानक उसने देखा कि उसके हाथ के काले स्पॉट्स धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं। उसने ऊपर देखा। फॉर्स चिंतित नजर से उसे देख रही थी। उनकी नजरों के मिलने पर फॉर्स पहले खुशी से भरी, फिर अचानक मुस्कुराई, लेकिन बोल नहीं पाई। शियो ने धीरे से सांस ली और आगे इशारा किया, पहले टाउन लौटते हैं। ठीक है, फॉर्स ने बिना शक के कहा। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन मॉडल टेबल के किनारे पर उंगली से थपथपाते हुए मिस्टर फूल के पास बैठे बैठे मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट की मुलाकात पर विचार कर रहा था। डोर ऑफ ब्लैकनेस के पीछे जो चीज सील्ड थी वो बाहर तक करप्ट करने की क्षमता रखती थी। वो सिर्फ भीतर रहकर भी गार्ड्स और एक्सप्लोरर्स को गंदा कर सकती थी। विचार ही डरावना था, और ये करप्शन स्पिरिट बॉडी से जुड़ी हुई थी। इसे ठीक करने के क्लाइंट के पास 2 तरीके थे। एक, कंप्लीट सीक्रेट डीड रिचुअल करके सन ब्रोच और ऊपर के पावर से प्यूरिफिकेशन करना। दूसरा ये कि स्पिरिट बॉडी को सीधे ऊपर पुल करके ग्रे फॉग से क्लींस कर दिया जाए। समय कम था, इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। ये क्या हो सकता है? सबसे करप्टिव पाथवे डेविल का होता है। क्या ये अबिस से जुड़ा हुआ है? लिटिल सन के वर्णन के आधार पर सेकेंड ईपॉक के शुरुआती और मध्य चरणों में डेविल्स अक्सर अबिस से निकलकर भूमि पर सक्रिय रहे थे। जब एंशंट सन गॉड आया तब एंशंट गॉड्स धीरे धीरे मरे और डेविल्स वापस अबिस में चले गए। इस हिसाब से नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के अंदर कोई एंशंट एंट्रेंस जो अबिस तक ले जाता हो वैसा हो सकता था, और शायद उसी जगह की निगरानी के लिए एक कासल भी बनवाया गया हो। पर सवाल ये रहा, हजारों साल के बाद भी वहां कोई चीज दरवाजा क्यों पीट रही थी? क्या डेविल्स लौटने की योजना बना रहे हैं? क्लाइन ने यह प्रारंभिक अनुमान लगाया। किसी भी हालत में क्लाइन को अभी खुद जाकर वेरीफाई करने का प्लान नहीं था। ये न्यूज सैंगवीन से आई थी, द मून। एमलिन से और इंटेल जुटवाना बेहतर रहेगा। उस विचार को रोककर क्लाइन ने अपनी कलाई से टोपैज चेन निकाली और डिविनेशन की। क्या एंशंट कासल का मामला प्रेसिंग है? आंसर नेगेटिव आया। उसने तुरंत रियल वर्ल्ड लौटकर जनरल मैसा सैंचेज के डाउन पेमेंट का इंतजार किया। फैना पॉटर टाइम दोपहर 2 बजे। हैगिस पीछे कंघी किए बाल और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जेंटलमैन के वेश में, काले लेदर सूटकेस और कुछ गार्ड्स के साथ ड्वेन डांटेज के दरवाजे पर खड़ा हुआ। प्लीज अंदर आइए। अंदर से गरम और एलिगेंट आवाज आई, पहले लोवेनीज में फिर ड्यूटेनीज में। हैगिस ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने देखा ड्वेन डांटेज अपनी रिक्लाइनिंग चेयर से उठे, व्हाइट साइड बर्न्स और डीप ब्लू आंखों के साथ अपनी ब्लैक वेस्ट की बगले दबा रहे थे। गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड। हैगिस ने 2 कदम बढ़ाकर दाहिना हाथ बढ़ाया और डिज्मल लोवेनीज में बोला। हैगिस ने लोवेनीज नोबल एक्सेंट में जवाब दिया, इट इज माई ऑनर टू बी योर फ्रेंड। वे हाथ मिलाकर मुस्कुराए। हैगिस ने इधर उधर देखा और हंसा। क्या ये तुम्हारा सर्वेंट है? एक तरह से पूछा कि क्या वो भरोसेमंद है? ड्वेन ने उस मिक्स ब्लड यूथ की ओर इशारा किया और कहा, हाँ, उसकी सबसे बड़ी ताकत सीक्रेट रखना है। ड्वेन ने लेदर सोफा की ओर इशारा किया। गार्ड्स के साथ हैगिस ने दरवाजा बंद किया और बैठते हुए कहा, मैंने इंटस प्रोवर्ब सुना है एम्परर रोजेल से जुड़ा हुआ। डेड मैन टेल नो टेल्स। ड्वेन ने हंसकर कहा, एम्परर रोजेल ने एक और बात भी कही थी, कॉर्प्सेस कैन स्पीक। थोड़ी कॉन्वर्सेशन के बाद हैगिस ने लेदर सूटकेस खोला। सूरज की रोशनी में सूटकेस से गोल्डन लस्टर फूट पड़ा। उसने ड्वेन को कहा, 5000 लोएन गोल्ड पाउंड्स और 5000 गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार्स, ये डाउन पेमेंट है। मैं बाकी के 30,000 पाउंड्स और गोल्ड साथ में रख कर लाऊंगा और डील के बाद दे दूंगा। ड्वेन ने स्टैक्स को देखा और मुस्कुराया। कब निकल रहे हैं? हैगिस ने कहा, कल सुबह। उसने सूटकेस को बंद करके सर्वेंट को दिया और कहा, जनरल का एक गेस्ट आपसे मिलना चाहता है। ड्वेन ने शांत स्वर में पूछा, कब? हैगिस ने व्यवहारिक होकर कहा, अभी, वो नीचे हैं। ड्वेन ने थोड़ा सिर हिलाया।
उसे बुलाओ। हैगिस ने गार्ड्स के साथ नीचे की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद लूका सिंपल व्हाइट रोब और ब्रास लाइंस के साथ नीटली कोन्ड सिल्वर हेयर लेकर ऊपर आया। जब वो ड्वेन के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से वही वॉइस बोला, प्लीज अंदर आइए। इस बार एंशिएंट फेस हैक में। लूका ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने देखा कल के वही मिडिल एज जेंटलमैन बैठे हैं और रिक्लाइनिंग चेयर पर एक यंग यूथ भी है। ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज और तीखा चेहरा, एक शांत ठंडा टेम्परामेंट। लूका ने कंपोज्ड बैठकर अपनी ग्रे ग्रीन आंखों से उस यंग मैन को देखा और पूछा रिटोरिकली, जर्मन स्पैरो? जर्मन स्पैरो ने हल्की मुस्कान दी। किसी को पूरा नाम से बुलाना अमर्यादित होता है। लूका ने सिर हिलाया, माफ कीजिए, मैंने सुना था सीक्रेट ऑर्डर में रीशफलिंग हुआ है। जर्मैन ने शांत होकर कहा, ज़रातूल रिटर्न हुआ है। लूका की आंखों में क्षण भर बदलाव आया, पर उसने नॉर्मल रखा। फिर खड़े होकर कहा, हम मिल चुके हैं, अब विदा लेता हूं। वो दरवाजा खोलकर चला गया। जर्मन स्पैरो रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा रहा और वुड के दरवाजे के पीछे उसकी छवि धीरे धीरे छुपती गई। वो हंसा, कितना शार्लेटन। ड्वेन डांटेस पास बैठे और चाय का कप उठाकर लोटा। दोनों ने एक साथ मुस्कुराहट बांटी। व्हाइट साइड बर्न्स और डीप ब्लू आंखों वाले ड्वेन और थिन एंगुलर वाले जर्मन स्पैरिंग। सोमवार की दोपहर ड्वेन ने अपना गोल्डन पॉकेट वॉच निकाला और हैगिस से कहा, हम लगभग पहुंच गए, तुम और तुम्हारे लोग आराम कर लो। हैगिस ने सहमति में कहा, एक शानदार सुझाव। ड्वेन ने आगे की सड़क की ओर इशारा किया, आगे एक होटल है, आओ यहाँ आधा दिन रेस्ट कर लेते हैं और फिर कल सुबह निकलते हैं। हैगिस ने ऑब्जेक्ट नहीं किया और कैरेज ड्राइवर को निर्देश दिया। होटल में चेक इन करने के बाद ड्वेन ने हैगिस के आफ्टरनून टी इन्विटेशन को हाफ एन आवर नैप बहाने से टाल दिया। आधे घंटे से कुछ ज्यादा समय के बाद मॉटल ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन अपनी सीट पर बैठा द फूल के स्थान पर। अब शुरू होता है चैप्टर 958, लेबलिंग। गहरे लाल किरणें ऊपर उठीं और लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दोनों किनारों पर अलग अलग आकृतियां बनकर आकार ले गईं। जो ठंडी स्थिरता ग्रे फॉग के ऊपर फैली थी वो टूट गई और इटर्नल पैलेस में एक अजीब सी नई जान सी उतर आई। जस्टिस ऑड्री जैसे जैसे अपनी इंद्रियों को वापस पा रही थी, उन्होंने खड़े होकर उस लंबे ब्रॉन्ज टेबल के सिर पर बैठे अस्तित्व को नमस्ते करने की तैयारी की। उसी क्षण एक जरिष्ठ स्पेक्टेटर होने के नाते उन्होंने तीक्ष्णता से एक फर्क महसूस किया कि पिछले हफ्ते की तुलना में यहाँ दो और सदस्य थे। एक पुरुष मिस्टर मून के दाहिने बैठे थे और दूसरी एक महिला द हर्मिट के बाएं। जस्टिस ऑड्री को पहले खुशी हुई कि टैरो क्लब बढ़ रहा है, पर प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट्स में काम किया और उन्होंने तुरंत अवलोकन शुरू कर दिया। बैठने की जगह के कारण पुरुष का अवलोकन करना आसान था। वो महिला से 2 सीट दूर थी, इसलिए उसने अपनी नजर उस पुरुष पर टिकाई। काले बाल, हरे आंखें, कोट नहीं, शर्ट के साथ वेस्ट, अजीब बैठने का ढंग, शायद करीब 180 सेंटीमीटर, थोड़ा सा उदास टेम्परामेंट, थोड़ी तनाव सी मुद्रा। जस्टिस ऑड्री ने उस धुंधले शख्स से बहुत कुछ पढ़ लिया। फिर उसने कुछ अलग देखा। पुरुष अपनी सराउंडिंग्स को बहुत तेजी से स्कैन कर रहा था। आमतौर पर किसी अजीब सीक्रेट जगह पर आने पर लोग अपने आसपास को निहारते हैं, पर यह शख्स बहुत तेजी से देख रहा था, इतना तेज कि उसने मेंबर्स के ऊपर से आंखें झटपट सरका दी थीं। ऑड्री ने तुरंत समझ लिया, यह व्यक्ति किसी खास को ढूंढ रहा था। उसकी नजरें द मून, द हैंग्ड मैन और बाकी लोगों पर बहुत कम ठहरी। उसका फोकस किसी खास शख्स पर था। ऑड्री के लिए यह स्पष्ट था कि नया आया हुआ सदस्य किसी मौजूद सदस्य को जानता ही होगा। उसने और ध्यान देकर देखा और समझा कि उसकी निगाहें डायगनली अपोजिट बैठे द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो पर ठहर गई हैं। ऑड्री को वैसा उत्साह हुआ जैसे उसने कोई रहस्य पकड़ा हो। उसने सोचा, ये न्यू कमर या तो मिस्टर वर्ल्ड का दोस्त है या असल दुनिया में उनका कोई जान पहचान वाला है और उसे पता है कि वो भी टैरो क्लब का सदस्य है। या हो सकता है कि मिस्टर वर्ल्ड ने उसे इस गैदरिंग में बुलाया हो। पर अगर ऐसा होता तो न्यू कमर इतना बेचैन नहीं होता। वो अधिक आराम से दूसरे सदस्यों को भी निहारता। इस व्यवहार से साफ था, ये व्यक्ति मिस्टर फूल का ब्लेस्ड नहीं हो सकता। उसने अपना निरीक्षण जारी रखा और उठकर सीट ऑफ ऑनर की ओर झुकी। इसी बीच उसने मैम हर्मिट के बगल में बैठे नए सदस्य पर भी नजर डाली। वो मिस मैजिशियन के साथ आंखें मिला रही थी। उसकी ऊंचाई कम थी। क्या शियो ने टेस्ट पास कर लिया और गैदरिंग में शामिल हो गई? ऑड्री ने कर्टसी की।
गुड इवनिंग मिस्टर फूल। बस उसी क्षण उसने महसूस किया मिस्टर फूल पहले से अलग हैं। ये महान अस्तित्व अब ग्रे फॉग, पैलेस और पूरे स्थान के साथ और ज्यादा एक होकर खड़ा था। उसकी ऑरा लॉफ्टी और माइटी हो गई थी, जैसे समुद्रिया आकाश की तरह। ये शब्दों में बयां करना मुश्किल था, पर यह स्पष्ट था कि मिस्टर फूल ने एक कदम और उठाया। उसने अपने डिवाइन किंगडम पर और अथॉरिटी हासिल कर ली थी। ऑड्री की आंखें चमकी, हल्की सी गर्व की भावना भी हुई। द हैंग्ड मैन एल्गर और द हर्मिट कैटलीना ने भी नए सदस्यों को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि महिला थोड़ी छोटी है और मिस मैजिशियन के साथ सीक्रेट सिग्नल्स बांट रही है। वो परिचित लगती है, पर साथ ही नई भी। वहीं वो सफेद शर्ट और काली वेस्ट वाला पुरुष, वो अलग तरह का था। उसने सबके बाव करने पर ही जोर से खड़े होने का अभिनय किया, और उस नए पुरुष की विशेष नजर द वर्ल्ड पर लोगों के मन में सवाल खड़े करने लगी। ये सभी विचार उनके मन में उमड़े, पर उन्होंने मुखर नहीं किया। द हैंग्ड मैन और द हर्मिट ने मिस जस्टिस के साथ गैदरिंग के फर्स्ट स्टेप्स पूरे किए। द सन डेरेक तो बस खुश था कि टैरो क्लब में फिर नए लोग आए हैं। द मून एम्लिन के मन में मिश्रित भाव थे। एक तरफ सीनियर होने का गर्व, और दूसरी तरफ उसे लगा कि अभी बहुत सारे मसीहा अपोक्लिप्स के लिए आ रहे हैं। द स्टार लेनर्ड ने देख लिया कि लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के निचले सिर पर बैठे व्यक्ति क्लेन मोरेटी हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल फीचर्स गर्मिन स्पैरो के डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हैं। ही इज हाइडिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी। इतना सीक्रेटिव गैदरिंग में भी 2 स्तर की डिस्गाइज नोट करूंगा। जैसे ही ये विचार आया, लेनर्ड ने देखा कि बाईं तरफ बैठी लड़की उठी और सबको बाव करने के लिए लेकर गई। लेनर्ड थोड़ी देर के लिए चौंका, पर जल्दी से खड़े होकर ग्रीटिंग दिया। वो सामने बैठे शियो की नज़र ने लेनर्ड को फॉर्स जैसा आंका। फॉर्स ने भी यही सोचा, पर उसने आदमी को शियो से कुछ मिलते जुलते समझा, क्योंकि शियो पहली मुलाकात में थोड़ी अनरिलायबल लगी थी। द स्टार जजमेंट, बैठ जाइए और अपना परिचय दीजिए। द फूल क्लेन ने दाहिना हाथ उठाकर साधारण रूप से इशारा किया। लेनर्ड के मन में बार बार वही नाम द स्टार आ रहा था। उसे लगता था कि यह किसी महिला का कोड नेम होना चाहिए। उसने ध्यान बांधा और हमेशा की तरह मेंबर्स को लेबल करने लगा। पहले जस्टिस, फिर हैंग्डमैन, मैजिशियन, सन, हर्मिट, मून, जजमेंट और वर्ल्ड, हर एक के बारे में छोटा सा मेंटल नोट। मिस जस्टिस यंग लेकिन पोटेंशियल डिस्गाइज। मिस्टर हैंगमैन मोटा, रिस्ट्रेंड, शायद रैश। मिस मैजिशियन कभी कभी क्लेन की ओर देखती है, सामान्य पर कुछ छिपा हुआ। मिस्टर सन लंबा, पर बातों में प्यूबर्टी का असर। मैम हर्मिट एक्सपीरियंस्ड और ठंडी। मून यंग और रिजर्व्ड। जजमेंट बहुत छोटी पर डिस्टिंक्ट। द वर्ल्ड सुबह से ग्लूमी, शायद उसकी असली प्रकृति। इन सारे मनन के बीच बाकी सदस्य अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पूरा कर चुके थे। द हर्मिट कैटलीना ने टेबल के दूर सिरे की ओर देखकर कहा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, इस बार मुझे नए रोजेल डायरी पेजेस नहीं मिले। रोजेल डायरी पेजेस ना मिलने का मतलब था क्वीन मिस्टिक ने जवाब नहीं दिया। ऑड्री ने मन में सोचा, क्या बर्नाडेट अभी बिजी है? द फूल क्लेन ने शांति से कहा, बिगिन द ट्रांजैक्शंस देन। जस्ट देन ऑड्री ने देखा कि द हर्मिट और द हैंग्ड मैन ने मिस्टर फूल की नई लॉफ्टीनेस पर ध्यान नहीं दिया। क्या वो सचमुच अभी भी डर रहे हैं? क्या मैं इकलौती ऐसी स्पेक्टेटर हूं जिसने ये बदली हुई अथॉरिटी नोट की? ऑड्री ने अपनी आंखें हल्की सी घुमाई और एक तरह की सुखद आश्चर्य महसूस की। टेबल एच पर एक नया कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी भी था। ऑड्री की नजर रुक गई और उसने खुशी महसूस की। उसकी इंट्यूशन बताती थी कि ये नया कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी शायद द वर्ल्ड गर्मिन स्पैरो की मानसिक समस्या से जुड़ा है, पर परिणाम अलग होंगे। वो थोड़ी देर चुप रही और परिस्थितियों का निरीक्षण किया। मेरे पास कुछ नहीं चाहिए। कैटलीना, डेरिक, एम्बलेन और फॉर्स ने पहले से तय कर रखा था। वो ट्रांजैक्शंस के लिए तैयार थे। एल्गर पोषण डाइजेस्ट कर रहा था। लेनार्ड मिस्टिकल आइटम खरीदना चाहता था, पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिखा था, इसलिए वो संकोच में था। क्रीपिंग हंगर के यूज से उसने सीखा कि एक पावरफुल मिस्टिकल आइटम कितना काम आता है। इसी बीच फॉर्स ने शांत शियो की ओर देखा और फिर अपोजिट बैठकर बोली, मिस्टर हैंगमैन, मेरे पास एक मटेरियल है जिसे मैं उस आर्टिजन से मिस्टिकल आइटम बनवाना चाहती हूँ। वो एंशिएंट रेत पाउडर की बात कर रही थी जो शियो के पास थी। एल्गर ने सिर हिलाया और कहा, वो आर्टिजन कुछ रोज स्कूल ऑफ थॉट के सदस्यों के नियंत्रण में है, जो प्राइमोर्डियल मून को मानते हैं। बाकी मामलों को मैम हर्मिट संभालेंगी। रोज स्कूल ऑफ थॉट, प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स, ये शब्द लेनर्ड और शियो के लिए एक तरह की चेतावनी बन गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये गैदरिंग उतना लूज नहीं जितना उन्होंने सोचा था। वो सब दुनिया की छायाओं में छिपकर चल रहे थे। अब शुरू होता है चैप्टर 959, इवन न्यू कमर्स आर डिफरेंट अमंग्स देमसेल्व्स। कैटलीना ने अपना बदन हल्का सा घुमाया और द मैजिशियन की तरफ देखा।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सुझाव दूंगी कि तुम 1 से 2 हफ्ते इंतजार करो। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि जब जरूरत पड़ेगी तो मदद करने वाला कोई मिला होगा। इसका मतलब ये भी था कि वो ओरिजिनल आर्टिजन नहीं होगा। क्या वो खुद किसी आर्टिजन को नर्चर करने की सोच रही थी, या फिर ओरिजिनल आर्टिजन को सील्ड आर्टिफैक्ट में बदलने का प्लान है, मशीन से मशीन बनवाने जैसा। मैम हर्मिट वाकई एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर निकले। लेनोर्ड गंभीरता से सुन रहा था और एनालाइज कर रहा था। ये पहली बार था कि वो मीटिंग के दौरान इतना फोकस कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स को मैम हर्मिट पर पूरा भरोसा था। आखिर उसने मिथिकल क्रीचर का ब्लड पहले ही ले लिया था और समय के साथ उसकी स्थिति और बदल सकती है। इसी वक्त द वर्ल्ड ने खराश वाले स्वर में कहा, अगर इस मामले में मेरी मदद चाहिए होगी तो लेना। क्लाइन के लिए मदर ट्री ऑफ डिजायर की ग्रे फॉग में दिखी अबनॉर्मल इंटरेस्ट और एम्परर रोजल की चेतावनी, मून से सतर्क रहो, इन सब ने उसे रोज स्कूल ऑफ थॉट और प्राइमोडियल मून बिलीवर्स के मामलों पर ज्यादा ध्यान देने को मजबूर कर दिया था। ऊपर से आर्टिजन अब इन दोनों मामलों में उलझा हुआ था। कैटलीना ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड खुद मदद की पेशकश करेगा। थोड़ी खामोशी के बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर मैं संभाल ना पाऊं तो मिस्टर फूल के जरिए तुम्हारी मदद मांग लूंगी। उसने जानबूझकर मिस्टर फूल के जरिए कहा, नवोदित मेंबर्स को बताने के लिए कि टैरो क्लब के पास एक मैजिकल तरीका है एक दूसरे से कांटेक्ट करने का। इससे उन्हें किसी उलझन में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये बात वे समय आने पर समझ ही जाएंगे। एक पायरेट एडमिरल के रूप में जो 5 सीज में सबसे बड़ी बाउंटी रखता है और सैकड़ों सबॉर्डिनेट्स का लीडर भी है, कैटलीना ये सब सिर्फ गुडविल के लिए नहीं कर रही थी। ये न्यू कमर्स के सामने अपना डोमिनेंस दिखाने का तरीका भी था। बेशक अगर समय कड़वा हो और कैटलीना के पास रिचुअल सेटअप करने का टाइम ना मिले, तो वो गरमैन स्पैरो का मैसेंजर बुलवाने में ही अधिक इंटरेस्टेड होगी, बजाय मिस्टर फूल को तकलीफ देने के। मिस्टर फूल के जरिए मदद मांगना। शियो ने कुछ समझा और फोर्स को घूरने की इच्छा दबाई। मिस्टर फूल के जरिए मदद। लेनोर्ड के दिमाग में भी विचार उमड़ आए। किसी ने बोलना शुरू किया तो लेनोर्ड थोड़ा रिलैक्स हुआ और कुछ सोचते हुए बोला, मुझे एक मिस्टिकल आइटम चाहिए। किस तरह का? ऑड्री ने परफेक्ट टाइम पर पूछा था कि ऑकवर्ड साइलेंस ना आए। लेनोर्ड हिचकिचाया, मुझे ठीक पता नहीं, मैं बस एक प्लान लेकर आया था, डिटेल नहीं सोची, बस माना कि गैदरिंग में शामिल हो गया तो शायद करवा लूंगा। फूल क्लाइन अंदर से हंसा और उसे चिढ़ाया। लेनोर्ड की कैजुअल और डेजल्ट्री हैबिट उसे पता थी। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। लेनोर्ड एम्बैरेस्ड हुआ और जल्दी से जुड़ा, मतलब कोई भी टाइप चलेगा, ऑफेंस गियर्ड स्टेल्थ ओरिएंटेड एट्रीब्यूट्स और कम नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो तो मुझे ठीक रहेगा। ये वस्तु उसकी नाइटमेयर कंट्रोल को मैक्सिमाइज करने के लिए थी। कभी कभी वो किसी टारगेट को अकेले कंट्रोल करेगा और पैलेस जोरास्ट उस आइटम से टारगेट पर लीदल स्ट्राइक करेगा। जब वो स्पिरिट वॉरलॉक बन जाएगा तो किसी नेचुरल स्पिरिट या व्रेत को टीथ में सील करके 2-3 काम एक साथ कर सकेगा। मिस्टर स्टार की बात खत्म होते ही एल्जर ने सवाल किया, किस अप्रॉक्सीमेट लेवल की चाहिए? करीब ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट जैसा, पर थोड़ा मजबूत, सीक्वेंस 5 या 6 के अनुरूप। लेनोर्ड ने आधिकारिक बियॉन्डर शब्दावली में जवाब दिया और फिर सामान्य भाषा में लौट आया। इसी पर ऑड्री, कैटलीना, एल्जर और स्यू ने ख्याल किया कि मिस्टर स्टार या तो एक ऑफिशियल बियॉन्डर ही है या कम से कम वो कभी ऑफिशियल रहा होगा। सामान्य तौर पर जो बियॉन्डर्स किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं होते, वे ग्रेड जैसी वेग बातें प्रयोग नहीं करते जब प्रिसीजन चाहिए, इसलिए नतीजा निकालना आसान था। लेनोर्ड का पिछला अनुभव और व्यवहार बताते थे कि वो ऑफिशियल बैकग्राउंड रखता है। अब चीजें और इंटरेस्टिंग हो गई थी। मिस्टर वर्ल्ड किसी ऑफिशियल बियॉन्डर से भी परिचित था। कैसे? क्यों उनसे टैरो क्लब में लाया? ऑड्री ने चुपचाप स्पेक्टेटर बनकर इस सबको ऑब्जर्व किया। एल्जर ने साफ कहा, सीक्वेंस 5 के लेवल का मिस्टिकल आइटम कम से कम 9,000 पाउंड्स का होगा। तुम्हारी मांग के बराबर का आइटम आमतौर पर 12,000 पाउंड से ऊपर का मिलेगा। बहुत साफ सुथरा। लेनोर्ड ने सिर हिलाया, समझ गया। क्लाइन ने अंदर से फेस पाम जैसा कर गया। अरे, तुमने अपना हिडन कार्ड मिस्टर हैंगमैन को ऐसे ही बता दिया? उसने सोचा, अगर हैंगमैन के पास कुछ मिलता है तो दाम 12,000 से कम ना होगा। लेनोर्ड के पास टिंडर से मिले 7,000 पाउंड्स के अलावा भी सेविंग्स थीं। ग्रैंडपा के मार्गदर्शन से मरॉडर पाथवे से कुछ और भी बचा हुआ था, वरना टिंडर नहीं खरीद पाता। वो कंपैरिजन के लिए हर्मिट्स ऑफ फेट से भी खरीद सकता था। प्रॉब्लम ये कि घड़ी हर आधे महीने में एक ही बार होती है, पेस बहुत स्लो है। क्लाइन ने सोचना शुरू किया कि शायद वो कुछ आइटम्स बेच दे जिन्हें उसने डेमीकॉड बनते ही रिडंडेंट फाउंड किया। इसी में मिस्टर हैंगमैन ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। कैटलीना और बाकी लोगियों ने भी अपनी स्टांस जताई। तब गैदरिंग ऑटोमेटिक फ्री एक्सचेंज सेगमेंट में आ गई। मिस्टर हैंगमैन के पूछने से पहले ही डेरिक ने हाथ उठाया और कहा, मैं फिर से सिटी ऑफ सिल्वर में आ गया हूं। जीफ ने कहा कि हम जल्द ही जायंट किंग्स कोर्ट की एक और प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस समय प्रीस्ट ऑफ लाइट बनने के लिए आगे बढ़ूं? जायंट किंग्स कोर्ट। लेनोर्ड चौंक गया। उसे लगता था वो सेकेंड इपॉक में नष्ट हो गया था। पैलेस जोरास तक ने कहा कि वो समय की नदियों से गायब हो गया है, पर द सन घोषणा कर रहा था कि वो एक्सप्लोरेशन करने वाला है और बाकी सदस्य विचित्रतापूर्ण शांत रहे।
लेनोर्ड ने सोचा मिस मैजिशियन ने मिस जजमेंट को प्राइवेट में पहले से इन्फॉर्म कर दिया होगा। क्लाइंट ने महसूस किया कि उसने लेनोर्ड को ग्रे फॉग के ऊपर उठाया और स्टार कार्ड दे दिया, पर उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं करवाई। पुरुष सच में अटेंशन कम देते हैं। क्लाइंट सोचता रहा कि शायद उसे गरमैन स्पैरो की मदद से सिचुएशन स्पष्ट करनी चाहिए थी, पर तभी द मून एम्बलिन ने पोएट के पास देखा और फ्रेंड स्माइल के साथ कहा, जायंट किंग्स कोर्ट फॉर सेकंड हैंड ऑफ द गॉड्स में है। उसने लेनोर्ड की रिएक्शन को इग्नोर किया और सन से पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रीस्ट ऑफ लाइट बनने के इंग्रेडिएंट्स हैं? सन ने ईमानदारी से कहा, हाँ, मिस्टर वर्ल्ड से मिले हैं। उसने ट्रांजैक्शन का डिटेल नहीं बताया। लेनोर्ड के मन में फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स और जायंट किंग्स कोर्ट की परिभाषाएं घूमने लगीं। वो महसूस कर रहा था कि वो किसी मिथ या फैंटेसी से बाहर आया है। टैरो क्लब की ताकत का अंदाजा उसे अब और गहराई से समझ में आ रहा था कि वे अलग अलग जगहों से आए लोग थे। कुछ सदस्य तो सीधे मिस्टर फूल के अधीन आते थे। अजेक डिगर्स जैसी पोस्ट एंट्री प्रासंगिक आइडेंटिटीज भी यहाँ इनडायरेक्टली शामिल थी। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो कभी ऑर्थोडॉक्स चर्च तक भी विकसित हो सकती थी, कभी कभी ऑरोरा ऑर्डर या रोज स्कूल ऑफ थॉट से भी ज्यादा ताकतवर। क्लाइंट ने मन ही मन इसे डिवाइन काउंसिल की तरह आंका। एल्जर ने डेरेक के अनुमान पर सहमति जताई। हाँ, जायंट किंग्स कोर्ट की एक्सप्लोरेशन बहुत डेंजरस है। वो चाहता है कि तुम जल्दी मजबूत बनो ताकि एल्डर शेपर्ड के स्तर का सामना कर सको। डेरेक ने अस्पष्ट हाँ में सिर हिलाया और नॉइस सिटी में उसने जो देखा था उसके बारे में बताया। लेनोर्ड और स्यू चौंक गए। वे समझ ही नहीं पाए कि वहाँ का स्ट्रेंज स्टेट और एटमॉस्फेयर कैसे बनता है। क्लाइंट ने कुछ फेमिलियर नोटिस किया। नॉइस सिटी और फॉगी टाउन में कुछ सिमिलैरिटी थी। वहाँ की वॉकिंग क्राउड लाइफलेस मारियोनेट्स जैसी लग रही थी। क्या वहाँ सियर पाथवे की कोई हाई सीक्वेंस आइटम या कोई मॉन्स्टर काम कर रहा है? क्लाइंट ने चुपचाप नॉइस सिटी को नोट कर लिया। इसी समय सियू ने द वर्ल्ड की तरफ देखा और गुडविल दिखाते हुए कहा, MI9 ने हाल ही में गरमैन स्पैरो की ओरिजिन्स पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अब शुरू होता है चैप्टर 960 द फूल्स साय। जैसे ही गरमैन स्पैरो का नाम सुना त लंबी ब्रॉन्ज टेबल के दोनों तरफ बैठे सारे सदस्य द वर्ल्ड की ओर देखने लगे। कोई बोलता नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। सबको कुछ हद तक पता था कि ये पागल साहसी गरमैन स्पैरो एक बार फिर बड़ी हरकत कर चुका होगा, जैसे एडमिरल हेल लडवेल को मारना। पर ऑड्री को यकीन नहीं था कि यही मुख्य कारण होगा कि उसे मानसिक समस्या हो गई होगी। उनका खामोश व्यवहार लेनार्ड को तुरंत एक बात समझा गया। टैरेट क्लब के हर सदस्यों को पता था कि द वर्ल्ड ही गरमैन स्पैरो है। क्लाइंट की डिस्गाइज कमाल की थी, पर वो दूसरों को अपनी असली पहचान क्यों बताता है? ऐसी गैदरिंग्स में अपनी पृष्ठभूमि छिपाना आम तौर पर समझदारी होती है। लेनार्ड इस तरह उलझा था कि उसने सुना धुंधला सा। द वर्ल्ड ने खराश भरी आवाज में पूछा, MI9 ने क्या क्लूज निकाले हैं? शियो ने बिना झिझक MI9 का बिट्रेल करते हुए साफ कहा, वो कंफर्म कर चुके हैं कि गरमैन स्पैरो की पहचान फैब्रिकेटेड है और इसकी जड़ बैकलैंड में मिली थी। वो पहले शर्लॉक मोरियार्टी के नाम से जाना गया था, फिर बैकलैंड छोड़कर उसने गरमैन स्पैरो का नाम अपना लिया। पर शर्लॉक मोरियार्टी भी उसका असली नाम नहीं था। लेनार्ड ने आसपास देखा और महसूस किया बाकी सदस्य हैरान नहीं थे, पर ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पूरी तरह समझ लेते। उनकी जानकारी क्लाइंट के बारे में ऊपर ऊपर की ही थी। क्लाइंट के कंट्रोल में द वर्ल्ड ने मुस्कुराकर जजमेंट शियो की जानकारी का उत्तर दिया, ऐसी चीजों की फिक्र मत करो। उसके लिए यह जानने का सही तरीका था किसे फेक आइडेंटिटी दे दी गई है। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट को पकड़ना होगा या शैरन के बारे में उसे खबर लगानी होगी। साफ था कि ये काम मुश्किल था। लेनार्ड जैसा शुरू करके डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी से जुड़े घटनाक्रम से शायद ज्यादा कुछ मिल सकता था, पर MI9 ने गलत डायरेक्शन पकड़ा। क्लाइंट इसके सफल ना होने पर खुश था। द वर्ल्ड बेफिक्र और कॉन्फिडेंट दिखा। शियो ने नजर झुका ली और आगे कुछ नहीं कहा। तभी ऑड्री ने सोचकर पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप भविष्य में बैकलैंड लौटेंगे? क्या आप अभी भी ड्वेन डांटेस की पहचान इस्तेमाल करेंगे? एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट के तौर पर वो द वर्ल्ड की मानसिक समस्याओं को सबके सामने लाना नहीं चाहती थी। बस ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन से जुड़ा रहेगा, ताकि वो वास्तविक दुनिया में उसके पास जाकर बेटर चेकअप कर सके। उसमें ड्वेन डांटेस के बारे में नहीं छिपाया। पहले से मौजूद सदस्यों को ये बात मालूम थी। मिस्टर स्टार तो मिस्टर वर्ल्ड से परिचित था। शियो को फोर्स ने पहले से बता दिया था। लेनार्ड सुनकर लगभग होश खो बैठा। उसने सोचते हुए कहा, क्लाइंट मोरेटी, ड्वेन डांटेस? वो कभी ड्वेन डांटेस से उसकी असली फेस पर बात कर चुका था, पर यह असंभव सा लगा। ड्वेन डांटेस तो फोर्थ ईपॉक से जिंदा रहने वाले प्राणी जैसा था। ओल्ड मैन भी उसका पुराना दोस्त है। क्लाइंट के ब्लेस्ड होने का भी मतलब यही आया, इसलिए उसे पुरानी आभा थी और वो खुलकर अपनी पहचान दिखा सकता था। जजमेंट शियो के लिए ये पब्लिक आइडेंटिटी या ड्वेन का गरमैन स्पैरो होना मुद्दा नहीं था।
उसकी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की वजह ये थी कि वो पहले जो सोची थी उस पर उसे शर्म आई। फिर द वर्ल्ड ने कहा, यस, जब जरूरत पड़ेगी कुछ मामले होंगे जिनमें मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए होगी। बात खत्म करते हुए उसने जस्टिस, द मैजिशियन, जजमेंट, द स्टार और द मून की ओर एक एक करके निहार कर देखा। ऑड्री ने तुरंत समझ लिया। उसने महसूस किया कि द वर्ल्ड बैकलैंड में कुछ प्लान कर रहा है। वह एक्साइटेड भी हुई और थोड़ा चिंतित भी। उत्साहित इसलिए कि वह ऐसी सीक्रेट ऑपरेशन में भाग ले सके जहां भागीदारों का आपस में कोई जान पहचान ना हो। चिंतित इसलिए कि क्या ये बैकलैंड की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, क्या निर्दोषों को नुकसान पहुंचेगा। खुद को लेकर वो बहुत चिंतित नहीं थी। वो भरोसा करती थी कि द वर्ल्ड काम को ऐसे प्लान करेगा कि आउटस्कर्ट्स में मिशन रखा जाएगा, सीधे लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को मिसलीडिंग जानकारी दी जाएगी। द मून एमलिन ने भी संकेत पढ़ लिया। उसका स्वभाव ट्रबल से बचने वाला था। क्या परेशानी होगी वो बिना बोले फ्रॉनर। अन्य सदस्य धीरे धीरे ये रियलाइज कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। एल्गर ने द वर्ल्ड की ओर गंभीर नजर से डाली और बोला, मुझे हाल ही में खबर मिली है कि चर्च ऑफ एवरनाइट का ट्रेटर आर्क बिशप इन जैंगविल वेस्ट बलाम में मारा गया। उससे पहले वो दिव्यांशु बन चुका था। जो सील्ड आर्टिफैक्ट उसने चुराया 0.08, अब वो किसके हाथ में है पक्का नहीं, पर यह निश्चित है कि मैदान चर्च ने साफ कर दिया। कितनी अपडेटेड खबरें जानता है द हैंगमैन। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात थी। चर्च ने इसे टाइट रखा होगा, पर शायद कुछ फैक्शंस उस दिन स्क्वायर में मौजूद रहे हों। लेनार्ड कुछ पल के लिए चौंका पर और कुछ नहीं जोड़ा। ऑड्री और अन्य लोगों ने यह पहली बार सुना। वो सिर्फ शब्द आर्क बिशप 0.08 और दिव्यांशु से समझ गए कि मामला गंभीर है, पर क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से उनका विषय नहीं था, उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा नहीं जगी। कैटलिया ग्रेड ओ सील्ड आर्टिफैक्ट का गहन अनुभव होने से वो क्वीन मिस्टिक और मोजेस एसेटिक ऑर्डर से और जानकारी लेगी। वहां कुछ चुप्पी छाई। तभी द फूल क्लाइन अचानक हाथ बढ़ाकर टेबल की सतह पर गोली कर दी, एक चेतावनी जैसा। उसने महसूस किया कि उसे सभी सदस्यों को आगाह करना चाहिए। आने वाले वर्षों में समय की लहरें उमड़ कर आएंगी। यह सुनते ही सारे सदस्य खड़े हो गए या और भी सीधा होकर बैठे। नए आए लेनार्ड और शियो भी, लगभग स्वाभाविक। उनके बीच उस महिमामयी आकृति की हंसी गूंजी, ग्रे फॉग में गूंज के साथ। द टाइम्स हैव चेंज्ड एज अ रिजल्ट, उसने कहा। समय बदल गया है, क्लाइन ने कहा। क्या इन जैंगविल का मामला कुछ बड़ा संकेत करता है? एल्गन ने नहीं सोचा था कि मिस्टर फूल इतनी गंभीरता से इसे उठाएगा। लेनार्ड, जो इन जैंगविल के मामले में शिरकत कर चुका था, वही जानता था कि ग्रेड ओ सील्ड आर्टिफैक्ट कितना खतरनाक होता है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन की घटना समय ही बदल देगी। ऑड्री और साथी जैसे खाली खाली खड़े थे, पर उनका ध्यान अब पूरी तरह था। यहां तक कि डेरिक भी सचेत बैठा। द फूल क्लाइंट ने चारों ओर देखा, फिर एक हल्की हंसी के साथ ऊंची सांस ली और कहा, एडम इज वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग डिवाइन। अब शुरू होता है चैप्टर 961, वार्निंग बाय इन्फॉर्मिंग। एडम इज वन स्टेप क्लोजर टू बीइंग डिवाइन। ये कितने ही साधारण शब्दों में कहा गया वाक्य था, पर उसकी गूंज हर टेबल के कोने कोने में झंकृत हो गई, जैसे किसी शांत झील में अचानक पत्थर फेंक दिया गया हो और लहरें चारों तरफ फैल गई हों। टैरेट क्लब के हर सदस्य के चेहरे पर एक एक भाव सा उभर आया, हैरानी, भय, उम्मीद और अनिश्चितता का एक अजीब मिश्रण। लेनर्ड को छोड़कर बाकी सब ने, जिनमें शियो भी शामिल थी, जिसे मिस मजिशियन ने पहले ही की पॉइंट्स बता दिए थे, तुरंत एडम के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे उसे याद कर लिया। पुराने सूर्यदेव, सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर का पुत्र, ब्लास्फीमर अमोन का भाई, और शंका थी कि वो 8 एंजल किंग्स में से एक है। ऐसी जानकारी एक साथ दिमागों में एक भारी चमक छोड़ गई। ये समझना आसान था कि मिस्टर फूल की हल्की सी आह ने किस तरह का असर डाला था। एडम अब बस एक कदम की दूरी पर था, वो कदम जो किसी प्राणी को पूर्ण देवत्व यानी सीक्वेंस 0 तक पहुंचा देता है। सदस्यों के मन में सीधा सवाल उभरा, क्या अभी भी इस 5th एपॉक में किसी का देवत्व हासिल करना संभव है? पिछली बार कौन देवता बना था? गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, और वो 4th एपॉक के अंत में हुआ था। अब फिर से एक नया सच्चा गॉड जन्म लेने वाला है, और वो भी इसी एपॉक में। एल्गर के मन में ये चीज एक एम्बिशन और डर को एक साथ जगा गई। वो हमेशा से ऊपर बढ़ने की चाह में रहा, सीक्वेंस 2 तक की चाहता था ताकि वो एक एंजल बन सके, पर एडम की कदम ताल ने उसकी महत्वाकांक्षा को अस्थिर कर दिया। अगर कोई अब सीक्वेंस 0 को छूने वाला है तो बाकी सबकी दुनिया बदलती नजर आएगी। कैटलिया के अंदर एक अजीब मिश्रित भावना पैदा हुई, उम्मीद, खुशी, पर साथ ही एक छिपा हुआ डर। वो सीक्वेंस 4 की रिचुअल की तैयारी में लगी थी और इस खबर ने उसकी योजनाओं को और वेट दे दिया, पर साथ ही एक असहज भय भी पैदा कर दिया कि अचानक जमाना ही बदल जाए।
तो क्या होगा? किसी तरह का जनरल सामूहिक फिक्र थी। हम सब इस फिफ्थ एपॉक की दुनिया में रहते हैं। हम अभी तक देवताओं के हस्तक्षेप रहित स्थिरता के बीच जी रहे हैं। अगर कोई सच्चा गॉड फिर से उतरेगा तो नियम बदल जाएंगे। समाज, चर्चेज, सीक्रेट फैक्शंस, सबका इक्विलिब्रियम हिल सकता है। अचानक द वर्ल्ड यानी गर्मन स्पैरो ने लेनर्ड की ओर देखा और सादा स्वर में कहा, एडम इज द सन ऑफ द एंशिएंट सन गॉड, ब्लास्फीमर अमून्स ब्रदर। लेनर्ड का चेहरा उसी पल उछल पड़ा। अमून के बारे में उसकी यादें पुरानी कहानियों और ओल्ड मैन की चेतावनियों से भरी थीं। अमून एक डरावना नाम था और उसके भाई एडम का वहां होना और भी भयावह था। गर्मन स्पैरो ने बिना किसी नाटकीयता के बताया कि एडम को अब एंजल ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है, स्पेक्टेटर पाथवे का एक किंग ऑफ एंजल्स है, और उसने इंस जैंगविल पर निशाना इसलिए साधा क्योंकि उसे 008 चाहिए था, एक ग्रेड ओ सील्ड आर्टिफैक्ट, ताकि वो अपने देवत्व की राह की कमी को पूरा कर सके, और उसका प्लान सफल भी रहा। एंजल ऑफ इमेजिनेशन, ऑड्री की स्मृति तुरंत कुछ चीजों से जुड़ी, ड्रैगन किंग एंड क्वेल्ट का टाइटल ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, और उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन माइंड ड्रैगन्स और स्पेक्टेटर पाथवे का डीप कनेक्शन था। इस तरह के सिंबॉलिक टाइटल्स दुनिया और पाथवेज के बीच बड़ा मायने रखते हैं। एल्गर ने गर्मन स्पैरो से पूछा कि क्या उसने ये सब देखा, और तभी गर्मन स्पैरो ने एक अटपटा फेमिलियर हॉर्स लाफ छोड़ते हुए कहा, द मर्डर ऑफ इंस जैंगविल वॉज कमिटेड बाय मी एंड माई पार्टनर। ये बात सुनते ही कैटलिया जैसी बलशाली वहीं स्तब्ध रह गई। स्वीकार कर पाना मुश्किल था कि गर्मन स्पैरो ने एक समय सीक्वेंस 4 के पायदान पर पहुंचे आर्च बिशप को मारने में भूमिका निभाई थी, पर फिर उसने तर्क लगाया, एंजल का हस्तक्षेप और किसी सीक्वेंस 5 की अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्राइक से ऐसी घटना संभव थी, और साथ में गर्मन स्पैरो का पार्टनर भी था। ऑड्री ने द वर्ल्ड की आवाज में कॉन्फिडेंस पढ़ा और क्यूरियोसिटी से पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप खुद एक डेमीगॉड बन चुके हैं? गर्मन स्पैरो ने सीधा जवाब न दिया, पर फिर कहा, इन द फ्यूचर ऑल ऑफ यू कैन एंट्रस्ट मैटर्स इन्वॉल्विंग डेमीगॉड्स टू मी। एक कत्लेआम सी सार में मोड़ा हुआ वादा। हर सदस्य ने उसके शब्दों के बीच का अर्थ समझ लिया। वो अब जेन्युइन सीक्वेंस 4 बन चुका था, एक ऐसा अस्तित्व जो पियर्स को भी मिटा सकता है। ये रियलाइजेशन हर किसी के लिए बड़ा झटका था। कैटलिया के मन में जो गणनाएं चल रही थीं वो झट से शांत हो गईं, क्योंकि उसने हिसाब लगाया था कि गर्मन स्पैरो सीक्वेंस 6 था, फिर सीक्वेंस 5, और अब बतौर डेमीगॉड सीक्वेंस 4। ये बहुत तेजी से हुई प्रगति थी, और इसका कारण मिस्टर फूल का आशीर्वाद या ब्लेस्ड का समर्थन भी शायद हो सकता था। डेरिक के लिए ये प्रेरणा बन गई। उसे लगा कि जो मिस्टर वर्ल्ड कर सकता है वो भी कर सकता है। ऑड्री ने गर्मन स्पैरो की मेंटल स्टेट पर भी गौर किया। डेमीगॉड बनने के बाद उसके अंदर जो आलस्य, उदासी और डिप्रेशन दिखा, वो पोशंस, रैपिड एडवांसमेंट के साइड इफेक्ट्स और एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस के कारण भी हो सकते हैं। उसने सहानुभूति से सोचा कि किसी का पर्पस खोना, पुराने रिश्तों का खत्म होना और अचानक और ज्यादा देखने की क्षमता, ये सब किसी को गहरा इंटरनल दर्द दे सकते हैं। एमलिन और बाकी सदस्य भी चुप थे, पर एल्गर का मन और भी जटिल विचारों से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि ये साफ साफ एक सामान्य टक्कर नहीं थी। एडम का 008 लाना और मिस्टर फूल का हस्तक्षेप शायद अलग अलग नहीं थे। क्यों ना दोनों मिथिकल फिगर्स एक अवेकनिंग पर और एक एडवांसमेंट पर आपस में कुछ साझेदारी कर रहे हों। अगर ये ऐसा है तो ये सिंपल कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक पुराना गूढ़ गठजोड़ हो सकता है, और ऐसे गठजोड़ों के परिणाम दुनिया को बदल देते हैं। एल्गर ने धीरे से मिस्टर फूल की ओर देखा। उसने सीधी आंखों में नहीं देखा, पर दिल में सवाल था। अगर एडम ने 008 से देवत्व की राह खोल ली तो मिस्टर फूल को इस बदले हाल से क्या लाभ मिला? मिस्टर फूल, जो अब और भी अधिक शाही और लेजेंड सा महसूस हो रहा था, किस तरह से इस नए युग में अपनी स्थिति मजबूत करेगा? एल्गर ने सिर झुकाकर सुनने की मुद्रा ली, पर आंखें बार बार सीट ऑफ ऑनर पर टिकी नहीं। टैरेट क्लब की वो शाम चुप्पी और भारी उम्मीदों में बदल गई थी। प्रत्येक सदस्य ने अपनी अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दी। किसी ने नए अलायंस की संभावनाएं सोची, किसी ने अपनी तैयारी तेज करने की ठानी, और किसी ने साइलेंट प्रेयर्स की। मिस्टर फूल की सिर्फ एक संक्षिप्त सांस ने इतनी चौतरफा हलचल बरपा दी, और उस हलचल की लहरें आने वाले दिनों में और तेज होने वाली थीं। अब शुरू होता है चैप्टर 962, बीइंग नोन। जब एल्गर ने अपनी नजर सीट ऑफ ऑनर की तरफ उठाई तो उसे तुरंत महसूस हुआ मिस्टर फूल कुछ अलग लग रहे हैं। पहले भी ही गूढ़, ऊंचे और दूरस्थ दिखाई देते थे, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जगह, पूरा मौलिक धुंध का संसार मिस्टर फूल की ही उपस्थिति में समा गया हो। एक ऐसा एहसास कि ही अब सिर्फ एक सीपी डीटी नहीं
बल्कि इस पूरे डोमेन के एब्सोल्यूट रूलर हैं। एल्गर की नजर टेबल के किनारे पड़ी, तीसरा कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, और उसी पल उसके दिल में उठी शंका पूरी तौर पर पुष्ट हो गई। हाँ, मिस्टर फूल और एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम ने मिलकर इंस जैंगविल की मृत्यु की पूरी योजना रची थी। एक ने 008 हासिल किया और दिवत्व के और करीब पहुंचा, दूसरे ने कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी से खुद को मजबूत किया और अपनी खोई हुई शक्ति का बड़ा भाग वापस पा लिया। द टाइम्स विल चेंज एज अ रिजल्ट। अब एल्गर इस वाक्य का सचमुच अर्थ समझ पा रहा था। टेबल पर बाकी सदस्य भी एल्गर की हरकत देख चुके थे। पहले जरा सा आश्चर्य, फिर धीरे धीरे एक समझ। सबके दिमागों में एक ही विश्लेषण आकार लेने लगा। मिस्टर फूल को इन जैंगविल के खिलाफ एडम की योजना पहले से पता थी। ही ने अपने ब्लेसेड को भेजा और खुद भी अनसीन मदद दी, वरना एक नया डेमीगॉड कैसे एक किंग ऑफ एंजल्स और ग्रेड 008 आर्टिफैक्ट वाली घटना में शामिल हो सकता था। ऑड्री का मन इस सब को जोड़ते हुए और भी स्पष्ट हो गया। तीनों बड़े घटनाक्रम, कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी का मिलना, मिस्टर वर्ल्ड का एडवांसमेंट, इंस की मृत्यु और एडम का अपना लक्ष्य हासिल कर लेना, सब कुछ एक ही सप्ताह में हुआ था। यह संयोग नहीं हो सकता। लेनार्ड अब और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया। इंस जैंगविल का मामला वो नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। एडम का वहां होना और शायद अन्य उच्च अस्तित्वों का भी। इससे साफ था कि क्लेन पूरी तरह अकेला नहीं लड़ रहा था। वो मिस्टर फूल की योजना निभा रहा था। और अजीब बात, लेनार्ड को इस पर बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे राहत मिली। कम से कम अब यह साफ था कि मिस्टर फूल के बदले हुए समय में सब कुछ बिना उद्देश्य के नहीं हो रहा था। इसी दौरान मिस्टर फूल चुप, न पुष्टि न खंडन, ही बस अपने वर्ल्ड को आगे बोलने दे रहे थे। वर्ल्ड ने कहा, एडम ने शायद एक अत्यंत छिपा हुआ संगठन बनाया है। दे दुनिया के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। एक के बाद एक घटनाएं उन्हीं के द्वारा संचालित होती रही हैं। और इस जगह से निकलने के बाद एडम का नाम न कहना, न लिखना, न उस पर विचार करना, क्योंकि ही हैज द ट्रेट एनी मेंशन विल बी नोन। जितना ज्यादा तुम ही के बारे में जानते हो, उतना ज्यादा ही तुम्हारे बारे में जान लेगा। कुछ 008 जैसा। ऑड्री के मन में तुरंत चमका। ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मिस्टर फूल ने कभी बताया था। उसके स्पेक्टेटर इंस्टिंक्ट्स ने निष्कर्ष निकाला, एडम ही इस ऑर्डर का लीडर है। एल्गर के मन में भी कई दृश्यों की कड़ियां जुड़ने लगीं। किलोंगोस, प्रिमिटिव आइलैंड, उसके गायब होने का तरीका, सब कुछ ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की स्टाइल से मेल खा रहा था। यानी खेल बहुत पहले से चल रहा था और वो गवर्नमेंट स्पैरो अनजाने में उसी खेल के बीच में पहुंच गया था। उधर फॉर्स का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अचानक याद आया, उसने शियो को क्लब के बारे में बताते समय एडम का नाम लिया था। मैंने एडम का नाम रियल वर्ल्ड में लिया है। उसकी आवाज कांप रही थी। शियो का चेहरा तन गया, जैसे अचानक कोई सांप उसके कपड़ों के अंदर घुस गया हो। तभी मैम हर्मिट शांति से बोली, चिंता मत करो, दुनिया में बहुत लोग एडम के बारे में जानते हैं। जब तक तुमने कोई गहरी सीक्रेट बात नहीं कही, ही बस एक क्षण तुम्हें देखेगा, फिर अपनी नजर कहीं और मोड़ लेगा। फॉर्स ने हिचकिचाते हुए कहा, पर मैंने फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, जायंट किंग्स कोर्ट, अमोन द किंग ऑफ एंजल्स जैसी बातें भी कही थीं। कैथिलिया ने उसे ध्यान से देखा। हाँ, ये थोड़ा असामान्य है, पर तुम अब्राहम फैमिली से जुड़ी हो, एडम को ये एहसास हो जाएगा। अब्राहम बहुत पुरानी नॉलेज रखते थे। ये जानकारी उनके लिए असामान्य नहीं, बस उस परिवार से जुड़े बड़े मुद्दों में सावधान रहना। फॉर्स ने कमजोर सी मुस्कान दी। कैसे सावधान रहूं, किस तरह? पर उसने सिर हिला दिया, क्योंकि मिस्टर फूल मौन थे और उनका मौन ही अंतिम सत्य था। क्लेन ने अंदर ही अंदर लंबी सांस ली। उसे याद आया, जब कैथिलिया ने पहली बार एडम का जिक्र किया था, तब उसे भी नहीं पता था कि उसका नाम लेना खतरनाक है। ग्रोसल्स इस ट्रैवल से लौटने के बाद ही उसे एडम के स्तर और उसके ट्रेड्स का सही अंदाजा हुआ था, पर तब तक चेतावनी देने का मौका निकल गया था। एमलिन के मन में धीरे धीरे टैरो क्लब का नया स्वरूप स्थापित होने लगा था। ये कोई साधारण गुप्त सभा नहीं थी। ये एक ऐसा संगठन था जो एक दिन एडम की शक्ति संरचना का सामना करने की क्षमता रख सकता था। एक उभरती हुई शक्ति, एक भविष्य का काउंटर ऑर्गेनाइजेशन। लेनार्ड अब सारे हिस्सों को सही से जोड़ चुका था। अब उसे एडम, जैंगविल और अब्राहम फैमिली के संबंधों में जो गहराई छिपी है, उसका अंदाजा था, और वो जानता था कि ये सिर्फ फिफ्थ एपॉक की शुरुआत है। सच्ची लड़ाई तो आगे है।
अब शुरू होता है चैप्टर 963 प्रॉब्लम विथ इंटेलिजेंस। लियोनार्ड जितना जानता था, फोर्थ इपोक के टूडोर एम्पायर की महान नोबल फैमिलीज में एब्राहम फैमिली सबसे ऊपर थी, यहां तक कि द ब्लास्फेमर वाली अमन फैमिली से भी अधिक शक्तिशाली। हालांकि वो पूरी तरह निश्चित नहीं था कि अमन फैमिली वास्तव में अस्तित्व में थी या सिर्फ सन ऑफ गॉड के एंग्री अवतारों का एक फैलाव। और फिर मिस मैजिशियन एब्राहम फैमिली की महत्वपूर्ण सदस्य। लियोनार्ड के मन में एक ही वाक्य गूंजा, यहाँ हर कोई हीरो है और मैं किस कहानी में फंसा हूं। वो हल्के से मुस्कुराया, एक बेबस सेल्फ डिप्रिकेटिंग मुस्कान। दूसरी तरफ डेरिक गंभीरता से सब सुन रहा था। मिस्टर वर्ल्ड का हर शब्द, द मैजिशियन और द हर्मिट की बातचीत, वो सबको अपने मन में दर्ज करता जा रहा था। उसके लिए अन्य सदस्यों की दुनिया बहुत दूर थी, लेकिन किंग ऑफ एंजल्स के मामले सिटी ऑफ सिल्वर के लिए हमेशा खतरा थे। उरोबोरोस, सैजरिल, मेडिसी, इन सब की छाया सिल्वर सिटी के इतिहास में दर्ज थी। यहां तक कि अमन, वो तो खुद सिल्वर सिटी आ चुका था। और फिर एक विचार अचानक उसके मन में उठा, एनी मेंशन विल बी नोन। तो मैं चीफ को कैसे बताऊं, या अभी बिल्कुल ना बताऊं? उसका मन दौड़ा। अगर सिटी ऑफ सिल्वर पर कोई आपदा आई और उसने एडम का नाम पुकारा, तो क्या एडम सुन पाएगा? क्या वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में प्रवेश कर सकता है? पर कुछ ही क्षणों में उसे शर्म महसूस हुई। उसे ऐसी स्थिति में मिस्टर फूल को पुकारना चाहिए था, और वो समझ गया पहली प्रतिक्रिया सही नहीं थी। उसी समय द वर्ल्ड फिर बोला, उसकी आवाज में हल्की खराश पर उतनी ही स्थिरता। द वॉर एंजल मेडिसी बहुत पहले मर चुका है, पर पूरी तरह नहीं। उसकी बची हुई आत्मा सौरॉन और आइनहोन परिवारों के पूर्वजों की आत्माओं के साथ मिलकर एक ईविल स्पिरिट बन गई है। इन जैंगविल की मृत्यु के समय उसकी उपस्थिति के निशान मिले। ये सुनते ही लियोनार्ड का दिल धक से बैठ गया। उसने सोचा था कि एडम अकेला बड़ा अस्तित्व था, पर असल में मेडिसी जैसे किंग ऑफ एंजल स्तर के अस्तित्व की छाया भी मौजूद थी। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, लक्स साइफन चार्म की बदौलत वो और डेली ही उस इविल स्पिरिट को अंडरवर्ल्ड भेज सके। वो स्पिरिट स्वयं नहीं गया, वो पहले से कमजोर किया गया था। शायद एडम ने, या खुद मिस्टर फूल ने, या कोई और किंग ऑफ एंजल। लियोनार्ड के विचार उथल पुथल में बदल गए। एडम पूरे टाइम दिखा ही नहीं, क्या कोई और हिम को रोक रहा था? कोई वैसा समान स्तर का? एक सहरन उसकी रीढ़ से उतर गई। वो बाकी सदस्यों के भाव भी देखना भूल गया। एल्गर अपने मन में टुकड़ों को जोड़ रहा था। बांसी हार्बर, म्यूरल, मेडिसी की छाया, रोज रिडेम्पशन। अब पूरी तस्वीर साफ हुई। वो धीमे से कांपा। अच्छा हुआ मैंने वो म्यूरल नष्ट नहीं किया। और उसने दृढ़ निश्चय किया कि ब्लू एवेंजर को तुरंत सोनिया सी के उत्तरी शोर की तरफ भेजेगा, मिस्टर फूल द्वारा बताए गए अगले जांच मिशन के लिए। बाकी सदस्य ऑड्री, कैटलिया, फोर्स, वो सुन रहे थे, जानकारी संभाल रहे थे, पर चीजों को जोड़ने के लिए पर्याप्त आधार उनके पास नहीं था। वो समझते थे कि ये सब कुछ बेहद गंभीर है, पर इसका पूरा आकार द वर्ल्ड और कुछ पुराने सदस्यों को ही दिखाई दे रहा था। द वर्ल्ड ने हल्की सी हंसी के साथ अपना विवरण समाप्त किया। दैट्स अबाउट इट। मौन की हल्की परत के बाद एमलिन ने अपनी पीठ सीधी की और बोला, मेरे काइंड सैंग्विन का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैकलैंड आ रहा है। मुझसे मुलाकात तय हुई है, मैं उससे कैसे निपटूं? लियोनार्ड चौंका। काइंड? लाल आंखें, ही इज अ सैंग्विन। और फिर एमलिन व्हाइट, हार्वेस्ट चर्च वाला, वो व्यक्ति जो क्लेन के अप्रत्यक्ष संपर्क में रहा। लियोनार्ड ने उसे ध्यान से देखा। चेहरे की बनावट, बैठने का अंदाज, हाँ ये वही था। एमलिन ने द स्टार को अपनी ओर देखते पाया और वो तुरंत सोच में पड़ गया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो मुझे पहचानता है? क्या मैं उसे जानता हूँ? ही स्निफ्ड द एयर, पर ग्रे फॉग ने हर सेंट को रोक रखा था। एल्गर ने गंभीरता से उत्तर दिया, टाइम्स बदल रहे हैं। मिस्टर फूल ने अभी कहा, सैंग्विन के बड़े सदस्य इसे महसूस कर चुके होंगे। वो तुम्हें परखेंगे, जांचेंगे। तुम वैसे ही व्यवहार करो जैसे करते हो, पर आगे कुछ परीक्षण और काम तुम्हें दिए जाएंगे। एमलिन ने सिर हिलाया। यही वो था जिसकी उसे उम्मीद थी। इसी दौरान फोर्स ने फाइनली अपनी बात रखी। उसकी आवाज थोड़ी परेशान थी। मिस्टर मून, आपने एंशिएंट कासल पर जो जानकारी दी थी वो बहुत अधूरी थी। वहां 2 एंशिएंट व्राइट्स थे और अंडरग्राउंड में एक दरवाजा। उसके पीछे इतनी तीव्र करप्शन थी कि वहां पहुंचना ही करप्शन शुरू होने के लिए काफी था। एमलिन ने भुएं सिकोड़ी। हाँ, उसने कभी नहीं सुना था कि वहां कोई दरवाजा है। अगर जानकारी देने वाले को यह पता होता, वो कभी इसे न छुपाता। सैंग्विन अपनी गलतियों से किसी को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करते। उसने गंभीरता से कहा, आई विल इन्वेस्टिगेट एंड आई विल गिव यू एन आंसर। फोर्स ने सिर हिलाया। वो बच गई थी, इसलिए वो इसे लेकर गुस्से में नहीं थी, और मिस्टर फूल ने उसे पहले भी कई बार बचाया था। वो किसी भी ऋण को चुकाने के लिए तैयार रहती थी। ऑड्री ने धीरे से पूछा, डू यू नो व्हाट कॉज दैट करप्शन? फोर्स ने सिर हिलाया। आई डोंट नो। मिस्टर फूल चुप रहे और इसलिए कोई अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। सीखने का हिस्सा समाप्त हुआ। टैरो क्लब विदा लेने के लिए खड़ा हुआ। इस बार लियोनार्ड टाइम पर उठ गया। डार्क रेड लाइट छिटक गई और लियोनार्ड अपने कमरे में लौट आया। उसके सामने
उसका रेड ग्लव। उसी क्षण उसके मन में एक आवाज गूंजी, हुज ड्रीम डिड यू एंटर अ मोमेंट अगो? ओल्ड मैन। पहले ज़ोरास्ट जाग चुका था। लियोनार्ड का दिल पहले खुशी से भरा, फिर राहत से। अब वो जवाब तैयार कर सकता था। वो बोला, क्या ये संभव है कि कुछ मौकों पर ड्वेन दांतेज एजिक एगर्स हो, किसी विशेष वस्तु के सहारे? पैलेस 2 सेकंड शांत रहा, फिर बोला, तुमने मुझे याद दिलाया। एजिक एगर्स के पास एक ऐसी मास्क है जो उसे किसी भी व्यक्ति में बदल सकती है। अब शुरू होता है चैप्टर 964, मेडिची की कॉज ऑफ डेथ। जैसा कि उम्मीद थी, लेनर्ड ने अपने अनुमान की पुष्टि होते देखकर उस पर ज्यादा अटकाया नहीं और मुद्दे की ओर लौट आया। ओल्ड मैन, क्या आपने नहीं पूछा था कि मैंने किसका ड्रीम देखा था? उसने पूछा। हाँ, जिस दिन हमने इन जैंगविल से बदला लिया था, वहीं अमोन का भाई और एक किंग ऑफ एंजल प्रकट हुआ था। थोड़ी सी देर में ओल्ड मैन की आवाज ने सांस ली। जैसा मुझे लगा था, 008 से जुड़े मामले अक्सर एडम को अट्रैक्ट करते हैं। खुशकिस्मती से मैंने पहले ही सुने का फैसला कर लिया था। लेनर्ड के पास आगे सोचने का वक्त नहीं था कि उसने अचानक चिल्लाकर कहा, ओल्ड मैन, तुमने हिस का नाम कह दिया। अब एडम की नजर शायद उन पर ही है या पहली पड़ चुकी है। थोड़ी सी हंसी के साथ पैलेस ने कहा, तुम वाकई एडम की ट्रेड जानते हो, पर मेरी बात कह देने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस ये सोचेगा कि कोई और उसके बारे में बोल रहा है, बशर्ते तुम ज्यादा न जानो। जब भी तुम उस पर बार बार सोचोगे या नजदीक की जगह पर बार बार जिक्र करोगे, एडम तुम्हें भी जान जाएगा, बिल्कुल 008 की तरह। फर्क इतना है कि 008 का असर एक बड़े शहर तक सीमित है, पर एडम की रीच पूरी दुनिया तक है। लेनर्ड ने खुद को संभाला और एडम के बारे में सोचना बंद कर दिया। इतना ही काफी था। फिर वो लगभग चिल्लाकर बोल पड़ा, ओल्ड मैन, तुमने इसलिए सोया क्योंकि तुम कमजोर थे या इसलिए कि अमोन के भाई से सामना न करना चाहो? ओल्ड मैन ने ठंडी आवाज में कहा, दोनों ही कारण हैं। वर्म्स ऑफ टाइम देने के बाद मेरी हालत बिगड़ गई थी। ऐसे में मैं किसी किंग ऑफ एंजल से नजर कैसे बचा पाता? मैं बूढ़ा और दुर्बल हूं, इसलिए छिपना जरूरी था। लेनर्ड ने सोचते हुए कहा, अमोन और उसका भाई तुमसे पड़े होंगे, प्राचीन सूर्यदेव, कैटेक्लिज्म के पहले के देव। पल में उसने राहत ली। तो तुमने खुद को छिपा लिया था, इसलिए एडम ने मुझे पकड़ा नहीं था? ओल्ड मैन मुस्कुराया, नहीं पकड़ा तो गया था। लेनर्ड के चेहरे पे भ्रम फैल गया और उसने चारों ओर घूरा। क्या एडम कहीं बैठकर हमें सुन रहा था? पैलेस ने कहा, तुम एडम के काफी करीब गए थे। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम किसी किंग ऑफ एंजल से छिप सकते हो, जिसने स्पेक्टेटर पाथवे की यूनिकनेस संभाली हो? और तुमने सबसे नाजुक मोड़ पर ओल्ड मैन चिल्लाया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इसे नहीं जानता? लेनर्ड थोड़े शर्मिंदा होकर बोला, तुमने सुना था? पैलेस ने चुटकी ली, मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम क्या करोगे। फिर उसने बताया, एडम जानता है कि तुम पैरासिटाइज्ड हो, पर क्योंकि मैं सोया हुआ था, उसने ये पता नहीं किया कि किसने तुम्हें पैरासिटाइज्ड किया है। ऐसे डेमिगॉड बहुत कम है, पर पूरी तरह कम भी नहीं। लेनर्ड ने एक भारी सांस ली। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि एडम ओल्ड मैन को देखकर अमोन को सूचित कर देगा। अब वो निश्चिंत हो गया। उसने आगे पूछा, ओल्ड मैन, किंग ऑफ एंजल्स क्या होते हैं? पहले इसने समझाया, वे प्राणी हैं जो सीक्वेंस 1 से ऊपर हैं पर अभी देवता नहीं बने। अगर हम 8 किंग्स ऑफ एंजल्स की बात करें तो वे थे जो कैटेक्लिज्म के पहले प्राचीन सूर्यदेव की सेवा करते थे। लेनर्ड ने और पूछने की इच्छा की, पर समझा कि ओल्ड मैन विस्तार में नहीं बताएगा। उसने तब दूसरे विषय पर बात छेड़ी, उस रात के युद्ध के बारे में। जब मैं इन जैंगविल के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो मैं बुरी तरह फंस गया था। लक्स साइफन काम नहीं कर पाया। जब तुम्हारी मदद नाकाम हुई, मैंने मिस्टर फूल का हॉनरिफिक नाम जपा और प्रतिक्रिया मिली। तब मुझे एक प्राचीन पैलेस में खड़ा महसूस हुआ, ग्रेव फॉग के ऊपर। पैलेस ने बीच में काटकर पूछा, तुमने तो फूल से मुलाकात की? लेनर्ड ने पोएटिक अंदाज में जवाब दिया, हिज ऑरा समुद्र से भी गहरा था, पर्वतों से भी ऊंचा। वो ग्रे फॉग में लिपटा हुआ था और हर मंडे आफ्टरनून डिवाइन काउंसिल बुलाता है, मैं भी उसमें शामिल हूं। पैलेस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, द फूल ने तुम्हें ये बताने की अनुमति दी? लेनर्ड ने सिर हिलाया, हाँ। उसने फिर पूछा, ओल्ड मैन, मेडिसी वॉर एंजल, क्या उसका नाम सुना है? पैलेस ने स्वीकृति दी, तुम उसे रेड एंजल भी कह सकते हो, पर वो बहुत पहले मरा। तुम उसकी मौत के पास ही आए थे। लेनर्ड ने पूछा, कहाँ? पर कोई जगह नहीं याद थी। पैलेस ने हंसकर कहा, क्या एवरनाइट पाथवे वाले इतने भुलक्कड़ होते हैं? तुम्हारी गॉडेस वैसी नहीं थी। क्या तुम्हें बैकलैंड के नीचे मिला रूइन याद नहीं? ट्यूडर ट्रुनसुएस यूनाइटेड एम्पायर, जहां एलिस्टर ट्यूडोर ब्लड एम्परर बनना चाहता था। उसने तुरंत समझ लिया। पैलेस ने फिर रिपीट किया, मेडिसी की रेमनेंट सोल ने सौरॉन और एनहॉर्न फैमिलीज के पूर्वजों की आत्माओं से मिलकर एक ईविल स्पिरिट बना दिया था। पैलेस हैरानी में बोला, वे तीनों हमेशा से दुश्मन रहे। ये सोचकर कि अब वो डेथ में एक साथ होंगे, हाँ, बड़ा लाइवली लग रहा है। लेनर्ड हैरान हुआ, वे आर्चनी मीन्स? पैलेस ने हंसकर कहा, हाँ। मेडिसी तब फंसा जब वो सौरॉन आउटसुडेस के जाल में आ गया। उसने तैयारियां की थी, पर दिक्कत प्राइमोडियल डेमोनिस की तरफ थी। अचानक एलिस्टर ट्यूडोर पागल हो गया। अमोन और एडम ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। लेनर्ड के दिमाग में सवाल उठे, क्या ब्लड एम्परर ने मेडिसी और दूसरे 2 एंजल्स को कैप्चर करके रिचुअल मटेरियल की तरह ही यूज किया था? क्या एडम ने 008 लाके अपनी दिव्यता की राह आसान की थी?
क्या अमोन भी किसी कारण से ओल्ड मैन के पीछे था? पर लेनर्ड ने सोचा कि ये सब बेहद सीक्रेट है, इसलिए उसने चुप्पी बरती और टैरोट गैदरिंग में इस पर पूछने का मन बनाया। ठंडी चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या मिस्टर फूल और चर्च के बीच टैसिट कोऑपरेशन है? पैलेस ने सीधे कहा, अगर कोई तुम्हारी जांच नहीं कर रहा है तो हाँ, यही इम्प्लीकेशन है। लेनर्ड ने धीरे से सिर हिलाया। तो आगे वे मुझे क्या जिम्मेदारी देंगे? पैलेस ने बताया, अरेंजमेंट। तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा और पोशन डाइजेस्ट करके तुम सीक्वेंस 5 में एडवांस हो जाओगे। फिर तुम्हें रेड ग्लव्स टीम दी जाएगी और मिशन पर भेजा जाएगा, वरना वे तुम्हें किसी बड़े डायोसिस में भेज देंगे, बैकलैंड में कहीं डीकन बना देंगे। लेनर्ड के दिमाग में बैकलैंड की योजनाएं झिलमिला गई। वो दीवार के सहारे लेट गया और थक कर सिर पकड़े बैठ गया। रात का वक्त, ईस्ट और वेस्ट बालाम की सीमा पर वेयरहाउसेस के बाहर डुएन डेंटिस फॉर्मल सूट में, व्हाइट साइड बर्न्स और गोल्ड इनलेट केन के साथ था। उसने ऑफिसर से सिग्नल्स बदले और देखा ऑफिसर ने वेयरहाउस खोलकर कहा, सभी सामान वहां है, गुड्स चेक कर लो और खुद ले जाओ, बाकी की रकम निकलते वक्त दे देना। डुएन ने सूटकेस तोल कर देखा, उसमें 5,000 पाउंड्स थे, मैं सैंचेज का डाउन पेमेंट। इसी वक्त 2 आकृतियां एक 3 मंजिला बिल्डिंग की खिड़की से चुपचाप इस सीन को देख रही थीं, 2 वेयरहाउस की दूरी पर। अब शुरू होता है चैप्टर 965 ब्रीफ क्राइसिस। एक छोटे से बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर खड़ा काला बाल और भूरी आंखों वाला आदमी नीचे चल रही आर्म्स डील को देख रहा था। उसकी उम्र लगभग 28 सी दिखती थी। उसने अनचाहे बोले बिना नहीं रह सका, वो सच में मेई सैंचेज को पकड़ रहा? ओ होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एल्फ्रेड, अगर मुझे पता होता कि ऐसा ही होगा तो हम ही मिशन कर लेते। भले ही सारे खर्च कट जाएं, फिर भी कम से कम 20,000 पाउंड्स कमाते। उसके पास खड़ा दूसरा जवान आदमी काले ट्रेंच कोट में था, लगभग 24 का, सुनहरे बाल, नीली आंखें जैसे शांत लेक, शक्ल भी अच्छी थी। एल्फ्रेड कह जाने पर उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो बहुत दिखाई देता। मेई सैंचेज की एलिजेंस हमेशा अनक्लियर रही है। उसकी राय जाने बिना रहस्य तौर पर आर्म्स डील करना बहुत खतरनाक होगा। ड्वेन डेंटिस 20,000 पाउंड्स कमा जाता है क्योंकि उसने रिस्क लिया। काली बालों वाले आदमी ने तुरंत तंज कसा। कहने की बात है कि एल्फ्रेड हॉल, जिसने कुछ दर्जनों लोगों के साथ 1,000 से ऊपर के बैटालियन पर हमला किया, वो कहता है कि वो रिस्क नहीं लेगा। एल्फ्रेड ने उसे देखा और बोला, पगानी, ये वही बात नहीं है। वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कमांड सेंटर मिटाने का कॉन्फिडेंस था, और जब लीडरशिप ना हो तो 1000 बिखरे हुए सैनिक कोई खास नहीं होते। और ये ट्रांजैक्शन इस बार सिर्फ टेस्ट है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, एक चैनल खोलने के लिए। अगर हम ही कर देंगे तो अगली बार किसे भेजेंगे? बार बार करते रहोगे तो एक्सपोज हो जाओगे, फिर ये डिप्लोमेटिक मामला बन सकता है। और जैसे जैसे डील्स गहरी होंगी, कौन जाने अन्य फैक्शंस के डेमीगॉड्स भी नोटिस कर लें, वो तब बड़ा खतरा होगा। पगानी ने हंसते हुए कहा, हाँ, कितने डेमीगॉड्स हर छोटी आम डील पर ध्यान देंगे? हर फैक्शन के पास डेमीगॉड्स की लिमिटेड संख्या है, उनके पास और भी काम है। एल्फ्रेड ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था। पगानी बात आगे बढ़ाए बिना फिर से ड्वीन डेंटिस की तरफ देखकर बोला, ये सज्जन बहुत जेनरस हैं। उन्होंने बैकलैंड में आके चर्च ऑफ एवरनाइट को 10,000 पाउंड से ज्यादा के स्टॉक्स दान किए। क्या ये वही अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी तुम बात करते हो? और वो तुम्हारी बहन के फाउंडेशन में भी काम करते हैं। ऐसे लोग यंग लेडीज के बीच में वेलकम होते हैं, गुड लुकिंग, कल्चर्ड, एक्सपीरियंस्ड। एल्फ्रेड, तुम्हें ऑड्री को वॉर्न करना चाहिए। प्लेबॉय हमेशा प्लेबॉय ही रहता है, उसकी मॉरल कैरेक्टर अक्सर फ्लॉड रहती है। तुम्हें बैकलैंड की सबसे चमकती जोएल को इस तरह के आदमी से बचाना चाहिए। एल्फ्रेड ने पगानी की तरफ तीखी नजर डाली। इन सब चीजों की चिंता मत करो, ऑड्री कोई नाइव लड़की नहीं है। उसकी वर्ल्ड नॉलेज तुम्हारी कल्पना से कहीं मैक्योर है, और मेरे पिता माता बैकलैंड में हैं, वे किसी भी मुसीबत से बचा लेंगे। ये कह तो एल्फ्रेड ने वेयरहाउस की तरफ देखा और रुककर कहा, मेई सैंचेज ने हैगिस भेजा है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। पगानी कुछ कहने वाला था कि एल्फ्रेड सीढ़ियां उतरता हुआ आगे बढ़ चुका था। क्लीन अब ड्वीन डेंटिस के रूप में सर्वेंट साथ नहीं लाया था। उसने अपना गोल्ड इनलेट केन थामा था और मेई सैंचेज के प्रतिनिधि हैगिस के साथ वेयरहाउस के बाहर खड़ा था। वे क्रेट्स में रखे म्यूनिशंस को कैरेजेस पर चढ़ते हुए देख रहे थे। तभी उसने आधा सा शरीर घुमाया और कहीं और नजर डाली। एक प्रतिबिंब उसकी आंखों में आया। जो चेहरा दिखाई दिया वो एक जवान आदमी ट्रेंच कोट में था, बिना टोपे के, सुनहरे बाल पीछे स्लिक बैक किए हुए, नीली आंखें जैसे साफ आसमानी लेक, ऊंचा, अच्छा बनावट, हर चलन में एक डिग्निटी थी। भले उसके आसपास कोई ट्रूप्स न थे, अथॉरिटी साफ दिखाई दे रही थी। हैगिस ने भी उसे देख लिया और खुश होकर चिल्लाया, एल्फ्रेड! एल्फ्रेड, मिस ऑड्री के दूसरे बड़े भाई। उसकी प्रेजेंस आर्बिट्रेट पाथवे जैसी लगी। क्लीन ने अपना टॉप हैट उठाकर सीने पर रखा और अभिवादन किया। एल्फ्रेड ने हैगिस का अभिवादन स्वीकार किया और फिर ड्वीन डेंटिस की तरफ मुड़कर कहा, आपकी कैरेक्टर बैकलैंड भर में मशहूर है। इवन मुझे यहाँ ईस्ट बालाम में इसके बारे में सुना गया। कैरेक्टर, आर्म्स डील करने की कला। क्लीन ने अंदर से तंज कसा और हंसा, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो जरूरी लगता है। एल्फ्रेड ने सिर हिलाकर कहा, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, हैगिस ने तुम्हें बताया होगा। हाँ, कर्नल हॉल,
क्लेन, मैं यहाँ आकर मुझे पता चला कि मिस ऑड्री का एक और भाई साउथ कॉन्टिनेंट में है, वो मिलिट्री में है और अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। एल्फ्रेड ने ड्वेन डेंटिस की शक्ल पर नज़र डाली और विषय बदला। मैंने सोचा था कि तुम लॉ एंड चैरिटी बियरसरी फाउंडेशन में काम करोगे, पर तुम साउथ कॉन्टिनेंट आए, ये सरप्राइज है। क्लेन ने वही मुस्कुराहट बरकरार रखी और बोला, एक आउटसाइडर के लिए किसी प्री एग्जिस्टिंग सर्कल में घुसना सिर्फ डोनेशन और चैरिटी और बॉल्स से आसानी से संभव नहीं होता। एल्फ्रेड ने कहा, बहुत समझदारी। थोड़ी बातचीत के बाद उसने हैगिस से पूछा, कुकावा में कुछ हुआ था? सुनने में गंभीर था। हैगिस ने मुस्कुराहट दबाई, मुझे पूरा पता नहीं, मैं जनरल के रेजिडेंस के अंडरग्राउंड बंकर में छुपा हुआ था। बाद में सुना कि रिवाइवल स्क्वायर में लाइटनिंग स्टॉर्म आया था। लाइटनिंग स्टॉर्म? एल्फ्रेड ने फिर ड्वेन की तरफ देखा। क्लेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं जिस होटल में ठहरा था वो रिवाइवल स्क्वायर से दूर नहीं था। मैंने दिन में वहां कंटिन्यूस लाइटनिंग देखे थे। एल्फ्रेड फिर हैगिस की तरफ मुड़ा और बोला, अंत में सीन क्या हुआ था? हैगिस ने ईमानदारी से कहा, अधिकतर इलाका बर्बाद था, लाइटनिंग स्ट्राइक्स के निशान थे। एल्फ्रेड ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे और काम है, हम फिर बात करेंगे। फिर मिलते हैं, क्लिन ने शिष्टापूर्वक कहा। सब कुछ एक सोशल गैदरिंग जैसा दिखता था, ना कि वे बाहर किसी म्यूनिशंस वेयरहाउस के सामने खड़े थे। वो एल्फ्रेड हॉल को जाते हुए देख रहा था कि उसका शरीर थरा गया, सिर अचानक किसी और घुमा, वह अचंभित हो गया। ईस्ट और वेस्ट बालाम की प्राइमेटिव फॉरेस्ट में एक आकृति धीरे धीरे उभरी, पीठ थोड़ी सी झुकी हुई, उसका चेहरा मासल और हल्का ब्राउन, कपड़े ढीरे, कमर पर रेपियर, हाथ में एक सिल्वर मास्क था। ये एडमिरल हेल लडवेल था, जो पहले अंडरवर्ल्ड में जा चुका था, पर अब उसकी आंखों की आई सॉकेट्स में ब्लड रेड फ्लेम जल रही थी। वह पहले जैसा नहीं था। मैं भूखा हूं, लडवेल ने कहा। आवाज में तहखाने जैसी थकान थी। फिर वह इधर उधर देखा और बोला, इस मरियोनेट का मालिक वही है। फेट ने हमें फिर मिला दिया, उस पर हंटर पाथवे का आइटम है, ये हमारे लिए परफेक्ट है। तभी लडवेल के लाहीने काल पर एक ब्लडी माउथ उभरा और बोला, मेडिसी, अभी हमारा मुद्दा सर्वाइवल का है। जब ये मरियोनेट अपने ओनर से कनेक्शन खो देगी, वह डेड के अलावा कुछ नहीं रहेगी। रेमिनेंट स्पिरिट जल्दी ही अंडरवर्ल्ड को लौट जाएगी और बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अंडरवर्ल्ड के बिना हम धीमे होकर डिसिपेट हो जाएंगे। दूसरी तरफ लडवेल के दाहिने काल पर एक मुंह खुला। हाँ, अभी सबसे जरूरी गेटकीपर ढूंढना है। रेड एंजल मेडिसी ने तुरंत तंज कसा। साउरॉन इन्होन, क्या तुम पहले महिलाएं थीं? तुम्हारी एंजल नेचर अब औंधे मुंह पड़ी है। वह फेलो कई बार 008 के अरेंजमेंट को रेजिस्ट कर पाया, मतलब वे आसान नहीं है। जब मौका मिले तो उसे क्यों छोड़ें? जब ये मरियोनेट मर जाएगी तो रेमिनेंट स्पिरिट वापस अंडरवर्ल्ड चले जाएंगे और हम फिर कमजोर हो जाएंगे। हंटर पाथवे आइटम से हमारी एग्जिस्टेंस एक्सटेंड हो सकती है, हमें उसे खत्म करना चाहिए। लडवेल के बाईं तरफ वाला मुंह तुरंत बोला, मेडिसी, क्या तुमने अपना दिमाग ट्रू क्रिएटर को दे दिया है? वह क्लियरली एडवांस हो गया है। हमारी करंट स्टेट में एक बिजारो सॉर्सरर को धारा देना आसान है, पर उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है। मेडिसी ने ठहाका लगाया, ये कोई अनसुलझी बात नहीं है। अगर मैं अपने लॉर्ड का हॉनरिफिक नेम जपूंगा तो हेल्पर्स तुरंत आ जाएंगे। गेटकीपर खुद आ सकता है। दाहिने गान का मुंह बोला, साउरॉन, मिलकर उसे रोकते हैं और गेटकीपर ढूंढते हैं। ठीक है, बाईं तरफ ने कहा। मेडिसी ने हंसते हुए कहा, तुम फंस गए, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि तुम दोनों पहले महिलाएं थी। दोनों मुंह चिल्लाए, चुप रहो, हम 2000 साल से मर्ज हैं। क्या तुम्हें नहीं पता हमारी ट्रिक्स? और स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। जैसे ही उन्होंने बोला, एडमिरल हेल लडवेल के चारों तरफ रंग सैचुरेट हुए और स्टैग्ड हो गए। वह स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर हो चुका था और वहां भ्रमण करने लगा। वेपिस म्यूनिशंस वेयरहाउस के बाहर क्लीन ने अपनी नज़र वापस खींच ली और जो प्रेम्यूनिशन उसने महसूस किया था वो गायब हो गया। उस एक पल के लिए उसे एक उलझन सी महसूस हुई थी, पर वह सीन अपने मन में प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। क्या हुआ? क्लीन ने खुद से कहा। बिना देर की उसने सूटकेस ऑफिसर को फेंक दिया और कहा, बाकी तुम्हारे पास है, बाकी पेमेंट दे दो। वह भारी केस जिसमें गोल्ड बार्स और कॉइन्स भरे थे उसकी तरफ इशारा कर रहा था। हैगिस ने सोचा कि डील के बाद वह ड्वेन डेंटिस के साथ ड्रिंक्स करेगा और फ्यूचर डील्स डिस्कस करेगा, पर ड्वेन डेंटिस इतनी जल्दी जाने वाला था ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, कैरेज पर है, उसने इशारा किया। एल्फ्रेड जो कुछ डिस्टेंस पर चला गया था उसने वापस मुड़कर देखा। हैरान था कि ड्वेन डेंटिस प्री डेजिग्नेटेड प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो कर रहा था। अब शुरू होता है चैप्टर 966 ट्रेन। एल्फ्रेड ने जब मुड़कर देखा, क्लाइन ने मुस्कुराहट के साथ वापस नजर फेरकर हल्की से सिर हिलाया। उसने शांति से कहा, मैंने अचानक किसी खतरे का एहसास किया और फिर आराम से घूमकर उस कैरेज की ओर निकल पड़ा जिसे हैगिस ने इशारा किया था। खतरा? एल्फ्रेड ने धीरे से शब्द दोहराए और सावधानी से अपने आसपास नजर घुमाकर परखने लगा, पर उसे कुछ अजीब नजर नहीं आया। वो कदम धीमे करके लगातार माहौल को टटोला और फिर उस असामान्य चेतन के साथ पास के 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ लौटा जहां वो खड़ा था। पगानी ने एल्फ्रेड की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर उलझन में पूछा, क्या हुआ? वो आर्म्स डील से कुछ दूरी पर था, इसलिए उनकी बातचीत नहीं सुन पाया था।
एल्फ्रेड खिड़की पर जाकर कॉन्वॉय को नीचे देखा, जो म्यूनिशंस लाद कर रवाना होने वाला था, और बोला, ड्वेन डांटेस अचानक चला गया। कहने को लगा कि उसे खतरा महसूस हुआ। खतरा? पगानी ने इसे हल्के में नहीं लिया और सतर्कता से घूमकर देखा। मैकेन्जेस के लोग इलाके से निकलकर अंधेरे में गायब हो चुके थे, पर फिर भी पगानी ने किसी अनहोनी का पता नहीं लगाया और हंसकर बोला, एल्फ्रेड, शायद तुम ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। मन में मुझे बस ड्वेन डांटेस कायर है, वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। एल्फ्रेड ने नजर सेकी और मुस्कुरा कर कहा, शायद वो होटल लौटा। तो क्लाइन ने एन्जो, जो अभी एक मिक्स्ड ब्लड लैड के रूप में था, सूटकेस खोलने को कहा। वो एक एक करके गोल्ड कॉइन्स और बार्स निकालकर गिनता गया। कुल मिलाकर 30,000 लोएन गोल्ड पाउंड्स थे। क्लाइन भीतर ही भीतर थोड़ा सहज हुआ। खुशनसीबी से मेरा पिछला समझौता मिस मैसेंजर के साथ 10,000 लोएन गोल्ड कॉइन्स का था। मुझे और कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। आराम से रिक्लाइनर पर बैठकर क्लाइन ने मीठा खट्टा और तरोताज़ा ग्वावादर पीते हुए अपने मैरिनेट के काम पर नजर रखी। एन्जो ने सामान अलग किया और एडवेंचरर का हारमोनिका निकाला और बजाया। रीने टिनेकेर वॉइड से निकली। 4 ब्लॉन्ड रेड हाइट सर उसके हाथ में थे, जैसे हमेशा उसके आसपास ही रहते हों। उनकी 8 आंखें अलग से रखे गए सोने के ढेर पर टिकीं। कुछ सेकंड्स के बाद चारों सर बोले, वेरी गुड, इन द फ्यूचर मिशंस विल कॉस्ट मोर। क्लाइन चौंका, क्या मतलब? तुम मिशन के बाद प्राइस बढ़ा रही हो, जबकि मैंने तुरंत पे कर दिया। उसने सख्ती से पूछा। रिनेट के चारों सर गंभीरतापूर्वक हिले। मिशन प्राइस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू अर्न मनी। क्लाइन को यकीन नहीं हुआ, पर वो कुछ कह ना सका। आखिर यह हेल्पर का फैसला था, और अब जब वह सीक्वेंस 4 में पहुंच चुका था और डेमीगॉड बनने के बाद आने वाले मिशन ज्यादा खतरनाक होंगे, प्राइस बढ़ना तर्कसंगत सा लगा। रिनेट ने कॉइन्स निगल लिए और गायब हो गई। वो अपने संसाधनों की गिनती करने लगा। मेरे खर्च काफी रहे हैं। अब मेरे पास 17,275 पाउंड्स नकद और 65 गोल्ड कॉइन्स हैं। ये गोल्ड बार्स का ढेर 25,000 पाउंड्स के बराबर है। कुल मिलाकर 40,000 पाउंड से ऊपर। ये लोएन किंगडम में छोटी नब्ज नहीं है। मैं एक मैनर और थोड़ी जमीन खरीद सकता हूँ। आर्म्स डीलिंग वाकई प्रॉफिटेबल है। रिनेट को गोल्ड कॉइन्स चाहिए थे, इसलिए जो बचा वो गोल्ड बार्स में रहा। क्लाइन ने वो बार्स ऊपर की ग्रे फॉग में भेज दिए और खिड़की की ओर चलकर नॉर्थ की तरफ होराइजन देखकर एक गहरी सांस ली। मामला निपट गया था। अब वो बैकलैंड लौटने वाला था। बैकलैंड, नॉर्थबरो, बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां ऑड्री कैंपस टूर कर रही थी, कुछ लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के स्टाफ के साथ। वो साधारण हल्के हरे रंग के ड्रेस में थी, कमर पर सफेद लेदर बेल्ट और सिर पर फीतों वाला हैट। सादगी में भी शलीन थी। उसके बाल ब्लॉन्ड थे और बाईं कलाई पर एक सिल्वर बैंगल ही जेवर था। वो आराम से किसी छात्र जैसी दिख रही थी, ना कोई एफेक्टेशन, ना कोई दिखावा, बस सच में चैरिटी का काम करना। उसने पिछले कुछ दिनों में पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स और टेक्निकल स्कूल्स का दौरा किया था। आज बैकलैंड यूनिवर्सिटी की मैट्रिकुलेशन की पहली पारी थी। नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। इस नई रिकंस्ट्रक्टेड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स कुछ डीले के कारण मैट्रिकुलेशन बाद में हुआ था, इसलिए इस बार रजिस्ट्रेशन जल्दी करना जरूरी था ताकि फाइनल इनटेक कंफर्म हो सके। ऑड्री ने देखा कि कैंपस के छात्र चहक रहे हैं। उनकी आंखों में उम्मीद, ऊर्जा, एक नई सुबह का संजोया हुआ आत्मविश्वास। बिल्कुल अलग माहौल जो उसने पब्लिक स्कूल्स में देखा था, जहां बच्चे या तो शोरगुली और अनकूट थे या फिर खामोश और भयभीत। वहां स्ट्रेंजर्स के सामने लोग घबराते थे, पर यहाँ की यूथ में एक अलग चमक थी। ऑड्री ने मन ही मन चाहा, काश उसके मिले थे ऐसे सभी बच्चों को हायर एजुकेशन का मौका मिले। वो एक स्क्वायर की ओर बढ़ी जहां एक रिटायर्ड स्टीम लोकोमोटिव रखा था। उसका विशाल धड़ वहां खड़ा था और कैंपस को एक इंडस्ट्रियल एयर दे रहा था। तभी एक बेहमत तरह की स्टीम लोकोमोटिव प्लेटफॉर्म पर आई और धीरे धीरे रुक गई। एक मिक्स ब्लड 7-8 साल की गुड़िया जैसी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े लंबी लाइन में खड़ी थी। उसने अपने पिता से डेसी बे के बारे में पूछा। भीड़ के बीच एक सज्जन दिखाई दिया, वाइट साइड बर्न्स, टॉप हैट और गोल्ड इनलेड केन। उसका साथ एक ब्राउन स्किन सर्वेंट था जो फर्स्ट क्लास की ओर चला रहा था। सर्वेंट ने उत्सुकता से निगाह घुमाई और कहा, सर, हालात मेरी कल्पना से अलग हैं। मैंने सोचा था कि बलम के लोग बहुत कड़वी और बहुत ज्यादा दयनीय जिंदगी जिएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। हमने ग्वावादर पी और ईस्ट बलम सिगरेट्स भी देखे। कुछ लोगों के पास बाइक्स भी थीं। मैं बैकलैंड में ही जन्मा था, पर कभी साउथ कॉन्टिनेंट नहीं गया था। मेरी डोटैनिश ठीक ठाक है। उस नोबल मध्यम वर्गीय सज्जन ने हंसकर अपना केन हिलाया और कहा, हम केवल वो शहर देखते हैं जो बहुत बुरे नहीं हैं। सबसे दुखी लोग गांवों और प्लांटेशंस में रहते हैं। बाकी लोग फैक्ट्रीज के आसपास स्लम्स बना लेते हैं। हमें कभी मौका नहीं मिला उन्हें देखने का। जैसे ही बच्ची ने इन दोनों पर नजर डाली, वे दोनों मुस्कुराए और 8 दांत दिखाई दिए। एक अजीब सा समा, फिर वे आगे बढ़ गए। बच्ची और उसके माता पिता ट्रेन पर चढ़ गए।
जब सिलेंसर ने फिर सीटी दी तो बच्ची ने देखा कि एक डार्क ब्राउन स्किन्ड आदमी सिर झुकाए और थोड़ा तेज कदमों से आए। उसके गाल पर लाल उभार थे। उसने पार्टीशन पर नॉक किया और ऑपरेटर कंपार्टमेंट में जाकर ड्राइवर से कहा, ट्रेन के अटेंडेंट्स बदल दिए गए हैं, सभी हमारी पीपल हैं। आगे जो ब्रिज है वही सैक्रिफाइस का स्थान है। ब्रिज पर जब लोकोमोटिव गुजरी और लंबी यात्रा के बाद अंत में जब पियर पर रुकी, गुड़िया कुछ स्लीपी सी हो चुकी थी। अटेंडेंट्स लगेज उतरवाते थे। जब वो और उसके माता पिता प्लेटफॉर्म पर उतरे, अटेंडेंट्स ने फिर से मुस्कुराकर 8 दांत दिखाए। बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे, ट्रेन कंडक्टर और वही चेहरों पर लम्स वाला आदमी भी। एक पल बाद उन लोगों ने भी सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए फिर से 8 दांत दिखाए। बच्ची ने नजर हटाई और माता पिता के साथ आगे बढ़ गई।